टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। कल हम लोगों ने पढ़ी थी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन तक पढ़ लिया था। नाउन, उसके काइंड्स पढ़ रहे थे। काइंड्स में हमारे काउंटेबल नाउन्स हो गए थे। उसके बाद नंबर 2 अनकाउंटेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अनकाउंटेबल पार्ट, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता। The nouns those can't be counted are known as the uncountable nouns. ओके, इन्हें गिना नहीं जा सकता। can't be counted, can't be counted. ओके, तो ये आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ हो सकते हैं तीनों तरह के, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इनके एग्जांपल्स एकदम इजी हैं। आपके मिल्क, फ्लोर, आपका वाटर, गोल्ड, आयरन, गैस या ऑक्सीजन, पेट्रोल, etc. ठीक है। बी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक क्या होते हैं? ओनली कैन बी फेल्ट, नाउन्स दोज ओनली कैन बी फेल्ट बट कांट बी टच्ड और सीन, जिन्हें न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा चलती है तो महसूस होती है कि हवा चल रही है। कई बार महसूस नहीं, मतलब पता चलता है हवा नहीं चल रही। हम कैसे बताते हैं हवा चल रही है, नहीं चल रही? कोई पर्टिकुलर गैस स्मेल हो रही है, महसूस करते हैं गैस रिस रही है। इस तरह से कई लोगों में हम लोग देखते हैं कुछ खास गुण जो हमें एहसास होते हैं कि हाँ ये ऐसा आदमी ईमानदार है। तो ईमानदारी एक महसूस होती, दिखती नहीं है। जैसे कोई ठंडी चीज़ है तो वो ठंडी चीज़ दिखती है लेकिन उसकी ठंडक नहीं दिखती, चिलनेस नहीं दिखती। चिलनेस तो जैसे फायर है, आग, उसमें आग दिखती है, हीट नहीं दिखती, हीट महसूस होती है, गर्मी। तो इस तरह से चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। ओनली कैन बी फेल्ट, केवल महसूस की जा सकती हैं। एंड कांट बी टच्ड और सीन, इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं आपका ब्रेवरी, बहादुरी को आपने नहीं देखा होगा, बहादुर को देख सकते हैं जो
ब्रेव होता है उसे देख सकते हैं, ब्रेवरी को नहीं देख सकते। इसी तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम नहीं देख सकते, हीट को हम लोग नहीं देख सकते, कोल्ड को नहीं देख सकते, कावर्डाइस कायरता को नहीं देख सकते। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। हम हवा को नहीं देख सकते, एयर, who have seen the wind, neither I nor you, it was a famous poem। तो इस तरह से ये आपके नाउन के काइंड हो गए। नंबर 2 में हमारे क्या थे, पर्सन। ओके, पर्सन, पुरुष। देखिए वैसे तो पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन नाउन में एक ही पर्सन होता है, वो है थर्ड पर्सन। नाउन हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन में होता है, और ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं आई नंबर की, ये हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में हमारा आता है जेंडर। मान लीजिए जेंडर, लिंग। जेंडर चार तरह के होते हैं। जेंडर क्या होता है, जेंडर इज अ काइंड ऑफ मेथड दैट इंडिकेट्स दैट whether the noun is male or female or either of male or female or a non-living thing। ओके, तो जेंडर बताता है हमें कि कोई नाउन पुल्लिंग है, पुरुष है, या स्त्रीलिंग है, मादा है, नर है, या दोनों में से कोई है, या फिर वो निर्जीव है। तो इस आधार पर 4 जेंडर होते हैं। तो जेंडर डिनोट्स whether a noun is male, female, either of male or female, or non-living thing। ओके, तो ये बताता है कि जेंडर बताता है कि कोई नाउन मेल है कि फीमेल है, कि मेल या फीमेल में से कोई है, या फिर ये कोई नॉन लिविंग है। इस आधार पर जेंडर होते हैं 4 तरह के। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। Those are there are 4 kinds of gender. Those are number 1 masculine gender, number 2 feminine gender, common gender, and neuter gender। देखिए मैस्कुलिन का मतलब होता है
that denotes the male. Male means nर. Female means मादा. कॉमन मीन्स दोनों में से कोई, नर या मादा में से कोई, नर या मादा में से कोई. एंड आइदर. न्यूटर मीन्स निर्जीव, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग निर्जीव. ठीक है. तो देखिए इसके मैस्कुलिन जेंडर आपको मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति जो हो, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे कॉमन हो, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें जैसे मोहन, जैसे बुल, जैसे लॉयन, इसमें सभी सजीव ही आएंगे, सजीव नर. मोहन, बुल, लॉयन, रैम. रैम नर भेड़ को कहते हैं, भेड़, नर भेड़, नर भेड़, रैम, और इस तरह से आदि. फेमिनाइन में आप मादा को इंडिकेट करता है, जैसे डियर, डो, डियर, हिरणी. जैसे हैन, पीहन, लॉयनेस, गीता, ईटीसी. दोनों में से कोई होता है. जैसे आपके तमाम प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, प्रोफेशन, उनमें प्रोफेशन को करने वाले जो टीचर है, टीचर से पता नहीं चलता कि लेडीज टीचर है कि जेंट्स टीचर है. तो यहाँ टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, टीचर, डॉक्टर, लेक्चरर, इंजीनियर, इस तरह की ये जो है कॉमन जेंडर में. ईटीसी. आपके न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव नाम बहुत सारे हैं, हजारों लाखों करोड़ों हैं, कोई भी हो सकता है निर्जीव में. जैसे टेबल है, ये कॉमन नाउन है. टेबल, आपके स्कूल, एक बिल्डिंग, एक नाउन है, ये भी नाम है. और इस तरह से पेन, बहुत सारे. गेट, रोड, ईटीसी. तो इस तरह से जेंडर है आपके 4. जेंडर के बाद 4 नंबर पे है नंबर. नंबर में क्या है? वचन. नंबर 2 तरह के होते हैं संख्या के आधार पर. गिनने में the noun that is 1 in counting is known as singular number of noun. वह संज्ञा शब्द व नाम जिसे गिनने पर हम देखें कि वो सिर्फ एक है, तो ऐसे नाउन सिंगुलर नंबर में कहलाते हैं. और जो गिनने में एक से अधिक हो, नाउन दैट इज मोर देन 1 इन काउंटिंग इज कॉल्ड इन प्लूरल नंबर. तो काउंटिंग में, तो इट इज बेस्ड ऑन काउंटिंग, गिनने पर आधारित है. तो इसके काइंड्स हैं 2, सिंगुलर नंबर, नाउन 1 इन काउंटिंग, गिनने में एक हो, 1 इन काउंटिंग, TING, 1 इन काउंटिंग. तो 1 में पेन है आपका
पेन, शर्ट, की, एनिमल, ये सब एक है, संख्या में गिनने पर एक आते हैं। और प्लूरल नंबर बहुवचन, प्लूरल नंबर ये क्या होते हैं? मोर देन वन, मोर देन वन इन काउंटिंग, गिनने पर एक से अधिक होंगे। पेन का जैसे पेन्स होता है, शर्ट्स, शर्ट्स, कीज, एनिमल्स, एनिमल्स, तो इस तरह से आप देखते हैं कि इनमें एक एस या ईएस लगता है। शब्दों के बाद में एक वचन जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बाद में आने वाले लेटर्स के आधार पर इनमें एस या ईएस जुड़ता है। जिन एक वचन शब्दों के बाद में एस, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ आदि शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनमें ईएस जुड़ता है नॉर्मली। इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं, कई नियम हैं और उनको देखना है। तो ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अब ये आप समझ गए। और इसके बाद हम आप देखेंगे लास्ट इसका नाउन का टॉपिक है केज। पांचवा 5 नंबर केज, कारक। हम सभी ने हिंदी में कारक पढ़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को हिंदी में, संस्कृत में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन वगैरह पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में हम लोगों ने पढ़े हुए होते हैं। इंग्लिश में बहुत ही कम लोगों को ये पढ़ने को मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केज, कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केज पढ़ते हैं, पढ़ने को मिल जाते हैं। अक्सर कहते हैं ये कर्ता कारक है, ये वाक्य में कर्ता की तरह कार्य कर रहा है, क्रिया को करने वाला है ये, तो ये कर्ता कारक है। और क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, शब्द पर पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है और ये क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये कर्म है, कर्म कारक है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक और कर्म कारक हम अक्सर पढ़ते हैं सभी लोग, लेकिन बाकी कारक इंग्लिश में कम ही मिलते हैं पढ़ने को। तो मेरा यह है कि व्याकरण में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कारक हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे जेंडर हो, कोई भी हो, तो हमें कारक भी पढ़ने चाहिए। कारक करते क्या हैं? कारक ये बताता है कि वाक्य में कोई शब्द जो क्रिया को कर रहा है, मतलब वाक्य में आए हुए शब्द जो भी हैं, जो नाउन है, सभी शब्द नहीं, केवल नाउन। तो नाउन क्या काम कर रहा है? जैसे नाउन में जो शब्द, जो नाउन, वाक्य में जो नाउन क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है। जो जिस पर क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जो क्रिया के अर्थ की पूर्ति करता है, वो कर्म कारक है। मान लीजिए किसी नाउन से कोई दूरी बढ़ रही है, अलग हो रहा है, तो वो अपादान कारक हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कोई नाउन, कोई किसी नाउन से, कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से संबंध को दर्शा रहा है तो वो संबंध कारक है। किसी कोई नाउन किसी स्थान पर
में ऐसे है, तो इन सभी के अपने अपने चिन्ह हैं। हिंदी में आपने देखा होगा कि ने चिन्ह आता है, ने, तो वो कर्ता कारक के हिंदी में बाद में आता है, जैसे मोहन ने। इंग्लिश में यही चीज़ उल्टी है, इसमें पहले आ जाता है इन, मोहन ने। तो इंग्लिश में कई बार ये जो चिन्ह होते हैं छिपे रहते हैं, हिंदी में तो दिख जाते हैं कि भाई मोहन ने, मोहन के बाद ने आ गया तो कर्ता कारक है। राम को, तो को आ गया तो राम जो है कर्म कारक है। जैसे दिल्ली में आ गया तो दिल्ली के बाद आया में, तो दिल्ली में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो इंग्लिश में क्या रहता है कि इसमें जो में बाद में था वो पहले आ जाता है। इन दिल्ली, तो इन है तो दिल्ली में आपका लोकेटिव केज होगा, अधिकरण कारक। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमारे केज जो है ये बताते हैं कि कोई नाउन वाक्य में क्या कार्य कर रहा है। तो केज indicates what a particular noun does actually in a sentence। किसी वाक्य में कोई नाउन वाकई में क्या काम करता है, इसको इंडिकेट करते हैं केज। There are 8 EIG, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो केज denotes or denotes what a noun actually acts like in a sentence। In a sentence, this denotes what a noun actually acts like in a sentence। इसी वाक्य में केज बताता है कि नाउन क्या काम करता है। तो काइंड्स में there are 8 cages। There are 8 cages। those are, सबसे पहला आपका सब्जेक्टिव केज, कर्ता कारक। ये केज वाक्य में कर्ता की तरह काम करता है। आपने पैटर्न देखे होंगे SVO, तो इसमें ये जो एस है ना, ये एक सब्जेक्ट है। आप इसमें पोजीशन देखिए इसकी, ये वर्ब है, वर्ब, तो वर्ब से इधर ही रहेगा, वर्ब से पहले रहता है सब्जेक्ट। तो वर्ब से कहा जाता है सब्जेक्ट, तो पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो सब्जेक्ट होगा ये हमेशा क्रिया से पहले रहता है वाक्य में। और हिंदी में इसमें ने आता है, लेकिन इंग्लिश में चूंकि सब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन जो आता है वही सब्जेक्ट्स को बताता है, वही केजेज को बताता है कि कौन सा केज है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले कोई नहीं आता। तो ज़्यादातर इंग्लिश के वाक्यों में जो सब्जेक्टिव केज है उसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो हमें हिंदी बना करके समझना होता है कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है। वैसे इसकी पहचान तो आप जानते ही हैं, वर्ब से पहले आएगा। तो वर्ब आप पहचान लो, उसके पहले कोई नाउन, सब्जेक्ट केवल एक शब्द नहीं होता है, एक शब्द भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है पूरा समूह, लेकिन पूरे समूह में एक हेड वर्ड, मुख्य शब्द होता है, वो नाउन होगा। तो उसमें अगर ये नाउन हेडवर्ड अकेला है तो ये सब्जेक्ट है, ग्रुप में है तो भी उसके अंदर जो नाउन है वो मुख्य शब्द है,
वो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट पहले आता है और हिंदी अर्थ बनाने पर इसके बाद में बिल्कुल हिंदी के कारकों के पहचान की तरह, जैसे कर्ता ने आता है हिंदी बनाने पर। जैसे कोई वाक्य में लिखूं, कई बार नहीं भी आता है तो हमें क्रिया के पहले देखना चाहिए भाई। तो एग्जाम्पल में देखिए कि मोहन bought many books there। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, इसके पहले एक ही शब्द है, एक ही है तो यही है सब्जेक्ट। अब हिंदी बनाए, मोहन ने बहुत सारी किताबें वहाँ खरीदी, कई किताबें खरीदी मोहन ने। तो यहाँ पर देखिए हिंदी बनाने पर उसमें ने आ गया। और वैसे ने ना भी आए तो वर्ग के पहले एक ही शब्द है, यही। तो ये आपका शब्द नाउन है कि नहीं ये भी देखना है। तो ये नाउन है, ये आपका हेडवर्ड है, यही आपका सब्जेक्ट है। और देखिए गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। सोना एक महंगी धातु है। यहाँ पे ये इज लिंकिंग वर्ब है, योजक क्रिया। इससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये गोल्ड है, ये नाउन है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केज में है, कर्ता कारक में है ये नाउन। लेकिन इसमें आप देखिए ने नहीं आया, सोना ने ऐसे एक महंगी धातु है नहीं आया, लिखा हुआ सोना एक महंगी धातु है। तो बहुत सारे वाक्यों में कर्ता कारक को दर्शाने वाला जो हिंदी शब्द है, प्रीपोजिशन जिसे कह सकते हैं, प्रीपोजिशन इसमें है, इसमें नहीं है। दोनों ही स्थितियों के अंतर को समझ लीजिए। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केज 2, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। इसका जो चिन्ह है वो है को। देखिए कर्म कारक दो तरह के होते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं SVO पैटर्न से, SVO। यहाँ पर ये O क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देखेंगे तो O जो है लास्ट में बाद में आ रहा है वर्ब के। ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही आता है, सकर्मक क्रिया के साथ ही आता है। जैसे उसने गाना गाया, क्या गाया, गाना, ठीक है। वह हंसा, क्या हंसा, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसे हंसा, कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें जो हंसा वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, सकर्मक नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें कर्म की कोई संभावना ही नहीं है। तो देखिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, वो भी आता है ट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव में आता ही नहीं ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। तो यहाँ पर हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब मान लें। ये ट्रांजिटिव तो इसके बाद ही आएगा। कर्म कभी भी एक्टिव वॉइस में क्रिया मेन वर्ब से पहले नहीं आता, पैसिव वॉइस में आता है। ये पैसिव वॉइस में ये हमेशा वर्ब से पहले ही आएगा। जहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है वहाँ आता है, तो ये बाद में आएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात है जब इसका हिंदी बनाएंगे तो को, किसे, किसको या को, ऐसे चिन्ह मिलते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते थे कर्तानी, कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह है को। किसे भी, किसे, किसको या को। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव। कर्म दो तरह के हो सकते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव क्रिया में किसे या किसको लगाने पर सजीव आता है, सजीव नहीं आए तो वो कर्म नहीं है। क्या लगाने पर निर्जीव आता है,
क्या लगाने पर निर्जीव ना आए तो वो भी कर्म नहीं है, हो सकता है वो पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये दो हो सकते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। इसके कर्म जो ऑब्जेक्ट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं सजीव, सजीव कर्म। सजीव कर्म को पता करने का तरीका है किसे या किसको लगाते हैं, तो सजीव आता है। सजीव आए जैसे किसे किसको लगाने पर आए, जैसे मोहन gave me 100 rupees yesterday। देखिए अब ये वर्ब है, दी, मोहन ने दी, किसे दी, किसको दी, मुझे। ये आपका सजीव कर्म है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केज में है। हमारा दूसरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो जिसे हम लोग निर्जीव कर्म कहते हैं, जिसे हम लोग निर्जीव कर्म कहते हैं। इसका हमें पता लगाना होता है क्या से, हम क्रिया में क्या लगाएंगे तो निर्जीव आना चाहिए, निर्जीव के अलावा कोई नहीं। जैसे देखिए इसी वाक्य में मोहन ने मुझे दिए, तो दिए क्या दिए, 100 रुपये। 100 रुपये निर्जीव है, यही है आपका। तो इसमें ये 100 जो है ये एक एडजेक्टिवल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये पूरा एक शब्द है, तो ये एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कर्म में दो तरह के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस तरह से हम लोग देखा। और एक एग्जांपल और लिख देता हूँ इसी में आपको दिखाने के लिए कि ही built a flying machine, MACHINE। अब उसने एक उड़ने वाली मशीन बनाई। क्या बनाई, उड़ने वाली मशीन। लेकिन इसमें हेड वर्ड कौन सा है, नाउन कौन सा है, ये है, यही नाउन, ये फ्लाइंग नहीं, ये है आपका कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मशीन एक नाउन है, नाउन हम पूछें कि भाई इसमें मशीन जो नाउन है ये कौन सा केज है, तो ये ऑब्जेक्टिव केज है। इसके बाद के जो अन्य जो 6 कारक हैं वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।